everyone. This is Divya. We are studying chapter 1 French Revolution. This is part 2 of the video. Part 1 थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए हमें इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा. सो टुडे आज हम पढ़ेंगे विमेंस के बारे में. फ्रेंच की सोसाइटी में विमेंस का क्या रोल था. आपने पढ़ा कि जब नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली से पहले तो किसी को भी वोटिंग राइट था ही नहीं, मोनार्की थी, किंग का रूल था. नेशनल असेंबली आई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करी, इसने पीपल्स को वोट का अधिकार दिया, मेंस को वोट का अधिकार दिया अबाउट द एज ऑफ 25, और सिर्फ उन्हीं मेंस को जो इतना टैक्स पे करते हैं कि किसी लेबर की 3 दिन की वेज बन जाती है. उसके बाद जब फुली रिपब्लिक हुआ तब भी क्या हुआ, तब भी मेंस को वोटिंग का राइट मिला, उन मेंस को जो कि 21 ईयर्स के अबव थे. व्हाट अबाउट वुमेन? औरतों का क्या, वो कहाँ है यहाँ पर? तो विमेन जो है वो हमेशा से ही इन रिवोल्यूशन एंड एवरीथिंग सब चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी, लेकिन उन्हें कभी भी कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया. वुमेन्स के बारे में जान लेते हैं. वुमेन्स फ्रांस के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी. फर्स्ट, जो कि कुछ नहीं करती थी, जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई जॉब की ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी. सेकेंड, जो कि थर्ड स्टेट की विमेंस थी, एजुकेशन नहीं थी बट स्टिल दे आर वर्कर्स. कहाँ काम करती थी अगर एजुकेशन नहीं थी तो? एज अ लेबर, एज अ डोमेस्टिक वर्कर, एज अ फ्लारिस्ट, इस तरह से. और थर्ड स्टेट का ही तीसरी कैटेगरी आती हैं वो लड़कियां जो थोड़ी सी वेल्दी फैमिलीज में थी, नोबल्स में से थी, जिन्हें बिकॉज ऑफ वेल्थ ये अलाउड हुआ कि वो कॉन्वेंट में जाकर स्टडी कर सकती हैं. उस टाइम पे वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब होते थे, अबाउट 60 क्लब्स थे. वुमेन्स के अबाउट 60 क्लब्स थे. इनके अपना न्यूज़पेपर था जिसमें ये लिखते थे औरतों के हक के बारे में. ये इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये रेज करे वॉइस को इक्वल राइट्स के लिए. जितने राइट्स मैन को मिले हैं उतने ही वुमेन्स को मिले. इनकी यही डिमांड थी, गिव अस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो मैन के पास हैं, गिव अस राइट टू वोट, टू इलेक्ट. ठीक है. अब इन 60 विमेन क्लब में से जो मोस्ट फेमस विमेन क्लब था, दैट वाज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन. जब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा 1791 का, जैकोबिन क्लब का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब हमारे रोबेस्पियर आए थे पावर में, तो सॉरी, जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन मिला, तब गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए थे वुमेन्स के लिए. क्या किया था उन्होंने? स्कूल्स बनाए थे, स्टेट स्कूल्स बनाए थे, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया था. फोर्स मैरिज को, जो फोर्स मैरिज केस हुआ करती थी, जो फादर्स अपनी डॉटर्स की करा करते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया. ठीक है. मैरिज को अब कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, इसे रजिस्टर होना पड़ता था अंडर द सिविल कोड. डिवोर्स को लीगल कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा किया गया. अब मैन के साथ साथ वुमेन्स ऑल्सो हैव राइट टू टेक डिवोर्स. ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब की. नाउ द वुमेन्स कैन बी आर्टिस्ट, वुमेन्स कैन बी स्मॉल बिजनेस वुमेन्स, लाइक दैट. ठीक है. अब ये बात थी नेशनल असेंबली के टाइम पे. अब नेशनल असेंबली के बाद हमारा कौन सा एरा आया था? हमारा एरा आया था रीजन ऑफ टेरर, हमारा रोबेस्पियर का एरा, 1793 टू 94. अब यहाँ पर क्या हुआ? जो रोबेस्पियर था, मैंने आपको बताया, वो पनिशमेंट में, कंट्रोल में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था. उसने क्या किया? सभी विमेन के क्लब को बंद कर दिया, बैन कर दिया उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को. जो वुमेन्स इसके खिलाफ जाती थी उन्हें अरेस्ट किया जाता था और मोस्टली वर एग्जीक्यूटेड बाय रोबेस्पियर. फाइट फॉर द सफरेज ऑफ वुमेन कंटिन्यू. अब जो ये लड़ाई चलती रही, वुमेन जो फाइट करती रही अपने अधिकारों के लिए, ये लगभग 200 साल तक चला. इसे इंटरनेशनल सफरेज वुमेन के नाम से भी इस मूवमेंट को जाना जाता है. वुमेन्स को 1946 में जाकर राइट टू वोट मिला, फ्रांस की वुमेन्स को. अब आप देखिए, जो राइट मेंस के पास पता नहीं कब से हैं, कब से, उसके लिए विमेंस को स्ट्रगल करना पड़ा 200 ईयर्स तक. 1946 में जाकर क्या हुआ? विमेंस को राइट टू वोट मिला. इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, स्लेवरी. जी हाँ, स्लेवरी. अब ये स्लेवरी कैसे अबॉलिश की गई? देखिए, जो कॉलोनीज थी इन द कैरेबियन, अब लोग बोलेंगे व्हाट इज कॉलोनीज. कॉलोनीज क्या होती है? जिस तरह से, मतलब अगर एक देश किसी दूसरे को अपने अंडर ले लेता है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अंडर ले लिया था, तो इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. इसी तरह से दैट इज कॉलोनी. नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो कॉलोनीज जो थी कैरेबियन में, सच एज मार्टिन थी, ठीक है, आपकी सैन डोमिंगो थी, गैडलोप थी, यहाँ से जो है शिप्स इंपोर्ट की जाती थी
ये बहुत अच्छे सप्लायर्स थी, ये जो कॉलोनीज थी ये बहुत अच्छी सप्लायर्स थी किसकी, टोबैस्को की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफ़ी की, ठीक है। इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत थी, लेकिन यूरोपियंस जो थी, यूरोपियंस के पास इन चीज़ों की डिमांड बहुत थी, बट कोई भी यूरोपियन रेडी नहीं था वहाँ जाकर काम करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए। चीज़ें तो चाहिए थी बट प्लांटेशन कौन करके देगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब चीज़ों की डिमांड तो बढ़ रही है पर प्लांटेशन करने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, इन कॉलोनीज में जाकर कोई प्लांटेशन करने के लिए तैयार नहीं है, तो शॉर्टेज होने लगे लेबर की। अब लेबर कहाँ से लाया जाए, अब यूरोपियन लोगों ने क्या किया, स्लेव्स खरीदने शुरू कर दिए, स्लेव ट्रेड चलना शुरू हो गया। कहाँ, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चला करता था उस टाइम पे यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ ये स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड तो आपका स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। दो मेन जगह आई थी, बॉर्डेक्स एंड नेंटिस, यहाँ से जो है शिप्स निकलने लगी, कहाँ के लिए, अफ्रीकन कोस्ट के लिए। यहाँ से शिप जाती थी अफ्रीकन कोस्ट में, ठीक है। अफ्रीकन से स्लेव्स को खरीदा जाता था, उन्हें टाइटली पैक किया जाता था और उन्हें शिप्स में डाल दिया जाता था, जहाँ से वो लोग 3 महीने की जर्नी करते थे। जर्नी करके जब वो यहाँ पहुँचते थे तो क्या करते थे, उन्हें बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। किस लिए बेच दिया जाता था, लेबर करने के लिए। ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे ये उनको एक्सप्लॉइट करते थे टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ यूरोप, डिमांड फॉर शुगर, फॉर टबैको, फॉर कॉफ़ी, फॉर इंडिगो। 1794 में जब जैकोबिन क्लब रिजाइम हुआ अंडर द कन्वेक्शन, तो उसने सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया। उसने बोला भाई सबको अधिकार है जीने का, किसी को भी स्लेव ना कर रखने का अधिकार नहीं है। तो 1794 में जैकोबिन क्लब ने, रोबेस्पियर ने स्लेव्स को फ्री कर दिया, पर ये फ्री ज़्यादा देर के लिए नहीं था। लगभग इन अ डिकेड, इन 10 years, जब नेपोलियन बोनापार्ट वापस आए स्टोरी के अंदर, तो उन्होंने स्लेवरी को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया। बिकॉज स्लेव हटने की वजह से क्या हुआ, वही सब प्रॉब्लम, कौन प्लांटेशन करेगा, तो क्या होगा, प्लांटेशन नहीं, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, जो बिजनेस ओनर्स थे, इनका तो सारा प्रॉफिट इन लेबर्स की वजह से आ रहा था। स्लेव्स को मुक्त कर दिया तो इनका क्या हुआ, इनका प्रॉफिट चला गया। तो इन अ डिकेड नेपोलियन बोनापार्ट री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। अब रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जब भी रिवोल्यूशन होता है तो हमारी डेली लाइफ तो ऑब्वियसली सफ़र करेगी ही। लोग वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीछे से डेली लाइफ का क्या होगा। 1789 में कुछ चेंजेस आने लगे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी को डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया जाने लगा, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। राइट ऑफ मैन, सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब दिए जाने लगे, डिक्लेयर कर दिए गए। प्रेस को फ्रीडम मिल गई कि अब प्रेस को फ्रीडम मिलने से बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अपोजिंग व्यूज या क्रिटिसिज्म भी अब आने लगा। पहले ये अलाउड नहीं था, मोनार्की के अंदर ये अलाउड नहीं होता है। इसके बाद प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिवल करने लगे जो कि लार्ज पीपल को अट्रैक्ट करते थे और क्या करते थे, मोटिवेट किया करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। डू लाइक इट, टेल मी इफ कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं तो पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। आई टोल्ड यू दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ पार्डन मी अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो। एंड आई एम होपिंग यू लाइक माई वीडियो एंड गिव मी गुड सजेशंस कि क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू।